हेलो दोस्तों, क्या आप कभी बीती बातों में उलझे रहते हैं? क्या किसी की बात, किसी का धोखा या खुद की कोई गलती आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पुराने जख्मों को भर सकते हैं, खुद को माफ करना सीख सकते हैं और एक सच्चे मानसिक और भावनात्मक आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। किताब की शुरुआत होती है एक कड़वे लेकिन जरूरी सच से। जिंदगी में कुछ लोग, कुछ घटनाएं और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितना भी पकड़ कर रखें वो हमें सुख नहीं दे सकते। ट्रेंटन कहते हैं कि छोड़ना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है, तभी आप सच्चे अर्थों में आजाद होते हैं। किताब के अनुसार हम अक्सर अपने अंदर चल रहे इमोशनल क्लटर से घिरे होते हैं। गिल्ट, शेम, रिग्रेट, ग्रजेस और असफलताओं की यादें। ट्रेंटन साइंटिफिकली बताते हैं कि ये भावनाएं हमारे दिमाग में किस तरह स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल को बढ़ाती हैं और मानसिक शांति छीन लेती हैं। पर हल भी है। ट्रेंटन ने लेटिंग गो की एक प्रक्रिया दी है। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन। पहला कदम है अवेयरनेस। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे कि क्या चीज आपको दुख दे रही है, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। जर्नलिंग, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की मदद से आप अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं। दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस। ट्रेंटन कहते हैं कि अतीत को बदलना हमारे बस में नहीं, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना हमारे हाथ में है। एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने इमोशंस को जज किए बिना महसूस करना और मान लेना कि जो हुआ वो जरूरी था सीखने के लिए। तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है एक्शन। इसका मतलब है बाउंड्रीज बनाना, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना और अपने लिए हेल्थियर चॉइसेस चुनना। किताब यह भी बताती है कि लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि उस मेमोरी के वेट को हल्का करना होता है। ट्रेंटन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, साइकोलॉजिकल रिसर्च और छोटे छोटे एक्शनेबल टिप्स देते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, डिटैचमेंट टेक्निक्स और फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस। खास बात यह है कि फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। किताब में यह भी बताया गया है कि लेटिंग गो सिर्फ इमोशनल हीलिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप्स पर भी गहरा असर डालता है। जब आप पुरानी बातों को छोड़ देते हैं तो आप वर्तमान में पूरी तरह जी पाते हैं और यही असली फ्रीडम है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपको न सिर्फ एक नई सोच देता है बल्कि एक नया जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है, जहां आप बिना गिल्ट, बिना शेम और बिना बैगेज के आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 1, क्यों हम पकड़ के रखते हैं? वाई वी होल्ड ऑन। कभी कभी हम वो बोझ उठाए फिरते हैं जो कब का खत्म हो चुका होता है, बस हमने उसे छोड़ना नहीं सीखा। निक ट्रेंटन इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से करते हैं। हम चीजों को पकड़कर क्यों रखते हैं? इसका जवाब जितना सरल लगता है उतना है नहीं। हम अपने अंदर सालों पुरानी बातें, दुख, गलती और लोगों के व्यवहार को जकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसे छोड़ देना मानो हार मानना है। लेकिन ट्रेंटन बताते हैं कि यही पकड़ हमें अंदर से तोड़ती रहती है। ट्रेंटन हमें दिमाग की एक बायोलॉजिकल कमजोरी समझाते हैं। हमारा मस्तिष्क बार बार दर्द और गलती की यादों को दोहराता है क्योंकि उसे लगता है कि दोहराने से हम अगली बार सुरक्षित रहेंगे। इसे ही कहते हैं इमोशनल रेपिटेशन बायस, जहां हम यह मानने लगते हैं कि बार बार दुख को याद करने से हम मजबूत बनेंगे। लेकिन सच तो यह है कि हम अंदर से टूटते जाते हैं। क्या दर्द पकड़ कर रखना सही है? ट्रेंटन कहते हैं कि इंसान दुख को पकड़कर इसलिए रखता है क्योंकि उसे क्लोजर नहीं मिला। वह खुद को दोष देता है। उसे लगता है कि किसी को माफ करना उसे कमजोर बना देगा। वह यह मान बैठता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो शायद उसका अनुभव व्यर्थ चला जाएगा। पर यह एक भ्रम है। दुख को पकड़ कर रखना वैसा ही है जैसे जख्म को रोज खुजलाना और उम्मीद करना कि वो भर जाएगा। इमोशनल वेट का असर। ट्रेंटन इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशनल बैगेज सिर्फ मन की बात नहीं होती, यह हमारे शरीर, व्यवहार और निर्णयों को भी प्रभावित करता है। जब आप अंदर ही अंदर किसी को लेकर गुस्सा या दर्द महसूस करते हैं
तो वह आपकी आवाज में, आपके शब्दों में, यहां तक कि आपके सपनों में भी उतर आता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद को माफ नहीं कर पाते। ट्रेंटन कहते हैं, सेल्फ फॉरगिवनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ लिबरेशन। अवेयरनेस इज हीलिंग। ट्रेंटन इस अध्याय में पहला समाधान बताते हैं, अवेयरनेस। अगर आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपने क्या पकड़ रखा है तो आप कैसे छोड़ेंगे। इसलिए वह सुझाव देते हैं, राइटिंग एक्सरसाइज। एक डायरी लें और खुद से यह पूछें, क्या मैं अभी भी किसी बात को लेकर दुखी हूं, और उसे बिना सोचे समझे लिख डालें। ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। गौर करें कि किन बातों से आपको आज भी तकलीफ होती है। वो बातें जो किसी भी दिन का मूड खराब कर देती हैं, वही हैं आपके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। अवेयरनेस कोई जादू नहीं, लेकिन यह हीलिंग का पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग। ट्रेंटन एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कि अब मैं उस चीज को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा। अध्याय 1 का सार। हम दुख और भावनाओं को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें क्लोजर, माफी और नियंत्रण की जरूरत महसूस होती है। लेकिन पकड़कर रखना हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। अवेयरनेस से शुरू करें। जानिए कि आप किन बातों को छोड़ नहीं पा रहे। जरा सोचिए, अगर छोड़ना इतना जरूरी है तो क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम सच में अपने अंदर के इमोशनल दर्द को शांति से बाहर निकाल सकें, बिना खुद को और ज्यादा तोड़े। जानने के लिए बने रहिए अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे निक ट्रेंटन की एक्सेप्टेंस टेक्निक, जो हमें दुख के साथ बैठना और उसे स्वीकार करना सिखाती है, बिना भागे, बिना छिपे। अध्याय 2, स्वीकार करना। भागने से नहीं, बैठने से शांति मिलती है। एक्सेप्टेंस, सिट विद इट, नॉट रन फ्रॉम इट। जैसे ही आप खुद से लड़ना बंद करते हैं, आपकी आत्मा चैन की सांस लेती है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में हमें उस मोड़ पर ले आते हैं जहां जख्म दिख चुका है। अब उसे स्वीकार करना है, बिना भागे, बिना छुपाए। एक्सेप्टेंस यानी उस सच्चाई को अपनाना जो हमें पसंद नहीं, लेकिन जिससे मुंह मोड़ने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। ट्रेंटन साफ कहते हैं, लेटिंग गो कभी भी अवेयरनेस पर खत्म नहीं होता, बल्कि एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। अवेयरनेस बताता है कि हमें क्या पकड़ रखा है, लेकिन एक्सेप्टेंस सिखाता है कि अब उस बोझ के साथ कैसे बैठा जाए, उसे महसूस किया जाए, ताकि वो हमें तोड़े नहीं, सिखाए। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब किसी गलत चीज को सही मानना नहीं है। इसका मतलब है यह मान लेना कि वह घटना घट चुकी है, यह मान लेना कि आप इंसान हैं, आपसे गलती हुई, यह मान लेना कि दूसरा व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और शायद कभी उतरेगा भी नहीं। ट्रेंटन समझाते हैं कि जब हम किसी भावनात्मक दर्द या अनुभव को जज करना बंद कर देते हैं, तभी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारा दिमाग और डिनायल। ट्रेंटन ने न्यूरोसाइंस को भी इस अध्याय में जोड़ा है। वह बताते हैं कि हमारा दिमाग नेचुरली पेनफुल एक्सपीरियंसेस से दूरी बनाना चाहता है, इसीलिए हम डिनायल में चले जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ा, वो इंसान शायद बदल जाएगा। लेकिन डिनायल हमें हीलिंग से दूर ले जाता है। जैसे कोई जख्म को ढक दे लेकिन साफ ना करे, इन्फेक्शन होगा ही। एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस, फील इट टू हील इट। ट्रेंटन हमें एक पावरफुल टेक्निक सिखाते हैं, फील इट टू हील इट। इसके स्टेप्स: एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद करिए। 2, अपनी उस भावना को पहचानिए, गुस्सा, दुख, शर्म, पछतावा। 3, उसे पूरे शरीर में महसूस करिए, बिना रोकें, बिना भागें। 4, अपने मन से कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। 5, बस कुछ मिनटों तक उसे महसूस करिए, फिर धीरे धीरे सांस पर ध्यान ले आइए। ट्रेंटन इसे इमोशनल डाइजेशन कहते हैं। जैसे खाना हजम होता है, वैसे ही भावनाएं भी प्रोसेसिंग से गुजरती हैं। एक खूबसूरत उदाहरण। ट्रेंटन बताते हैं कि जब कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में धोखा खाता है, तो एक्सेप्टेंस का पहला कदम होता है इस सच्चाई को मान लेना कि सामने वाला बदला नहीं जा सकता। जैसे ही आप इस सच्चाई को अपनाते हैं, आप ब्लेम करना,
उम्मीद लगाना और रिपीट करना बंद कर देते हैं। फिर हीलिंग शुरू होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब एक्शन बंद करना नहीं है। ट्रेंटन इस गलतफहमी को तोड़ते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना है। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब एक्शन बंद करना नहीं है। ट्रेंटन इस गलतफहमी को तोड़ते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना है। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है जमीनी हकीकत को समझकर सही निर्णय लेना। कभी कभी वह निर्णय होता है आगे बढ़ना, कभी कभी खुद से जुड़ना। अध्याय 2 का सार। एक्सेप्टेंस कोई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। डिनायल आपको रोकता है, लेकिन सच्चाई से सामना आपको बदलता है। इमोशंस से भागिए मत, उन्हें महसूस करिए, तभी हीलिंग होगी। सोचिए जरा, जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या वो तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, या फिर अब हमें सीखना होगा कि उसे रिफ्रेम कैसे किया जाए ताकि वो हमें एम्पावर करे। जानने के लिए जुड़े रहिए चैप्टर 3 में, जहां हम सीखेंगे रिफ्रेमिंग, अपने नैरेटिव को बदलकर अपने जीवन को बदलना। अध्याय 3, रिफ्रेमिंग, कहानी वही, नजरिया नया। रिफ्रेमिंग, रीराइट योर स्टोरी, चेंज योर लाइफ। दर्द वही है, लेकिन क्या आप उसे एक जहर समझते हैं या सबक? निक ट्रेंटन इस अध्याय की शुरुआत एक जबरदस्त इंसाइट से करते हैं। हमारा अनुभव उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हम उसे कैसे देखते हैं। यही है रिफ्रेमिंग की ताकत। क्या है रिफ्रेमिंग? रिफ्रेमिंग का मतलब होता है किसी अनुभव को दोबारा परिभाषित करना, एक नए दृष्टिकोण से देखना। घटना वही रहती है, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है। उदाहरण के लिए, आपने अपनी ड्रीम जॉब खो दी। एक नजरिए से यह बर्बादी है, लेकिन दूसरे नजरिए से यह एक नया रास्ता खोलने का मौका है, शायद खुद का कुछ शुरू करने का। ट्रेंटन कहते हैं कि हमारा माइंडसेट ही हमारी मेमोरी का टोन तय करता है। हम किसी घटना को विक्टिम की तरह देख सकते हैं या सर्वाइवर की तरह। ट्रेंटन की बात, लेटिंग गो तब तक अधूरा है जब तक आप अपने अनुभव को एक नई कहानी में नहीं बदलते, एक ऐसी कहानी जिसमें आप टूटे नहीं बल्कि सीखे। क्यों जरूरी है रिफ्रेमिंग? ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। अगर हम किसी अनुभव का मतलब खुद नहीं बनाएंगे तो दर्द उसे एक दोषपूर्ण कहानी बना देगा। जैसे, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं काबिल नहीं हूं, लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन कहानियों को चैलेंज करना और उन्हें रीराइट करना ही है रिफ्रेमिंग। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, स्टोरी रीराइटिंग। ट्रेंटन हमें एक आसान पर लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। 1, अपना पुराना नैरेटिव लिखिए। मुझे उस इंसान ने धोखा दिया, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 2, अब सोचिए इस घटना से आपने क्या सीखा। 3, फिर लिखिए, उस अनुभव ने मुझे बाउंड्रीज बनाना सिखाया, अब मैं ज्यादा मजबूत हूं और खुद को पहले रखता हूं। ट्रेंटन इसे कहते हैं फ्रॉम पेन टू पावर, दिमाग में बदलाव। किताब में यह भी बताया गया है कि जब हम रिफ्रेमिंग करते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, यानी हमारी सोच लिटरली रीवायर्ड होती है और इससे हम ट्रॉमा के चंगुल से बाहर निकलते हैं। रियल लाइफ इम्पैक्ट, रिफ्रेमिंग सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। आप गलतियों को फेलियर नहीं, फीडबैक मानते हैं। आप रिजेक्शन को ह्यूमिलिएशन नहीं, रीडायरेक्शन मानते हैं। आप रिश्तों को जेल नहीं, एक विकल्प मानते हैं। ट्रेंटन जोर देकर कहते हैं, रिफ्रेमिंग एक सुपर पावर है जो आपके अतीत को दुश्मन से शिक्षक बना देती है। अध्याय 3 का सार। रिफ्रेमिंग का मतलब है पुराने अनुभवों को नए नजरिए से देखना। हम अपने नैरेटिव को खुद चुन सकते हैं। रिफ्रेमिंग से हम कंट्रोल वापस लेते हैं और सेल्फ वर्थ बढ़ाते हैं। अब एक जरूरी सवाल, अगर हमने अपनी कहानी को फिर से लिखना सीख लिया है तो क्या हम दूसरों की राय से भी मुक्त हो पाएंगे? क्या लेटिंग गो का अगला पड़ाव है एक्सटर्नल वैलिडेशन से आजादी? जानने के लिए जुड़े रहिए चैप्टर 4 में, जहां हम बात करेंगे फ्रीडम फ्रॉम अदर्स ओपिनियंस, जब दूसरों की राय आपका भविष्य नहीं तय करती। अध्याय 4, दूसरों की राय से आजादी। फ्रीडम फ्रॉम अदर्स ओपिनियंस, उनकी सोच से खुद को आजाद करो।
दूसरे आपको क्या समझते हैं वह उनकी सोच है, आप क्या हैं वह आपका सच है। निक ट्रेंटन इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत आम इंसानी कमजोरी से करते हैं, अप्रूवल एडिक्शन, यानी लोगों की राय, मान्यता और सराहना पाने की लत। ये एडिक्शन ऐसा होता है जो दिखता नहीं पर अंदर ही अंदर हमें हॉलो कर देता है। हम क्यों डरते हैं लोगों की सोच से? ट्रेंटन बताते हैं कि इंसान बायोलॉजिकली ट्राइबल है, हमें हमेशा बिलोंगिंग की जरूरत रही है। इतिहास में जो कबीले से अलग हो जाता था उसकी जिंदगी खतरे में होती थी। इसलिए आज भी जब कोई हमें नापसंद करता है या जज करता है तो हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा खतरे में है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब आपकी इमोशनल सेफ्टी आपके कंट्रोल में हो सकती है। बस आपको समझना होगा कि लोगों की राय आपकी सच्चाई नहीं होती। एक्सटर्नल वैलिडेशन का जाल। ट्रेंटन समझाते हैं कि लोग दूसरों की वैलिडेशन के बिना जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनजाने में इन चीजों से बंधे होते हैं। वो क्या कहेंगे अगर मैं ये काम छोड़ दूं? अगर वो मुझसे खुश नहीं होंगे तो मैं खुश कैसे रहूं? मैं सबको खुश करना चाहता हूं। ये सोच आपको अपने असली रास्ते से भटका देती है। ट्रेंटन इसे कहते हैं लिविंग अ परफॉर्मेंस नॉट अ लाइफ, एक झरभरा आईना। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की नजरों में देखने लगते हैं तो आप अपने ऊपर यकीन करना भूल जाते हैं। ट्रेंटन कहते हैं हर बार जब आप अप्रूवल मांगते हैं आप अपने आत्मसम्मान का एक टुकड़ा गिरवी रख देते हैं। हीलिंग प्रैक्टिस, द इनर एंकर। ट्रेंटन हमें एक पावरफुल अभ्यास देते हैं, द इनर एंकर, यानी अपनी पहचान को अंदर से जड़ देना। स्टेप्स: 1. बैठिए और खुद से यह सवाल पूछिए, मैं कौन हूं जब कोई मुझे ना देख रहा हो? 2. उन वैल्यूज को लिखिए जो आपको डिफाइन करती हैं, ईमानदारी, रचनात्मकता, करुणा, आत्मसम्मान। 3. हर बार जब आप किसी की राय से डरें अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी वैल्यूज पर खड़ा हूं? अगर हां तो डरने की कोई वजह नहीं। ट्रेंटन कहते हैं वैलिडेट योरसेल्फ सो मच दैट अदर्स ओपिनियंस स्टार्ट साउंडिंग लाइक बैकग्राउंड नॉइज। रियलाइजेशन वर्स रिएक्शन। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है उनकी नकारात्मक राय को पकड़ने से मना कर देना। ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि जब आप ओवर सेंसिटिव होते हैं तो आप हर राय को पर्सनल ले लेते हैं। लेकिन सच ये है कि लोग आपको नहीं, अपने पर्सपेक्टिव को बोलते हैं। आपके बारे में जो सोच वो रखते हैं वो अक्सर उनके अपने जख्मों की कहानी होती है। अध्याय 4 का सार। एक्सटर्नल वैलिडेशन की लत आपको खुद से दूर ले जाती है। लोगों की राय उनकी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। अब जरा सोचिए, जब हम दूसरों की राय से आजाद हो जाते हैं तो क्या हम अपने पुराने खुद को भी छोड़ सकते हैं? क्या हम उस वर्जन को अलविदा कह सकते हैं जो सिर्फ दुख, गिल्ट और रिग्रेट में जी रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए चैप्टर 5 में, जहां हम बात करेंगे शेडिंग ओल्ड आइडेंटिटीज, जब आप खुद को फिर से गढ़ते हैं। अध्याय 5, पुराने मैं को छोड़ना, खुद को फिर से गढ़ने की कला। शेडिंग ओल्ड आइडेंटिटीज, रीबिल्डिंग हु यू आर। जब आप एक पुराना चेहरा उतारते हैं तभी असली चेहरा सांस लेना शुरू करता है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में एक बेहद गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। हम में से कई लोग उस व्यक्ति की पहचान लेकर जीते हैं जो हम पहले थे या जो हमें बना दिया गया था, और यही पहचान, जिसे उन्होंने फॉल्स सेल्फ कहा है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम पुराने मैं को क्यों पकड़ कर रखते हैं? ट्रेंटन कहते हैं कि यह आइडेंटिटी कंफर्ट जोन जैसा होता है। जैसे मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहा, मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने वाला इंसान हूं। ये बातें लगती हैं जैसे हम अपनी सच्चाई बोल रहे हों, लेकिन असल में ये हमारी पुरानी पीड़ा और कंडीशनिंग से निकला एक नकली चेहरा होता है। फॉल्स आइडेंटिटी की उत्पत्ति। ट्रेंटन बताते हैं कि हमारी कई आइडेंटिटीज चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस से बनती हैं। उदाहरण के लिए, बचपन में अगर किसी ने आपको बार बार कहा तुम किसी काम के नहीं, तो एक समय बाद आप उसी आइडेंटिटी को सच मान लेते हैं। फिर वही आइडेंटिटी आपकी सोच, आपके फैसले और आपके भविष्य की दिशा तय करने लगती है। जब आइडेंटिटी बनती है एक पिंजरा,
ट्रेंटन इसे इमोशनल प्रिजन कहते हैं, एक ऐसा पिंजरा जिसमें दरवाजा खुला होता है लेकिन हम निकलते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं यही तो मैं हूं। लेकिन क्या वाकई? सेल्फ रीडिस्कवरी प्रैक्टिस, द ट्रूथ मिरर। निक ट्रेंटन एक शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, द ट्रूथ मिरर। इस अभ्यास को करने से आप अपने पुराने सेल्फ से बाहर निकल सकते हैं। एक शीशे के सामने बैठिए, अपनी आंखों में देखिए। 2, खुद से पूछिए, क्या मेरी ये पहचान मुझे मिली थी या थोपी गई थी? 3, फिर यह पूछिए, अगर मैं अपने डर और गिल्ट से आजाद होता तो मैं कौन होता? 4, अब उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए, उसका व्यवहार, सोच, निर्णय, और लिखिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, मैं किन गुणों के साथ जीना चाहता हूं। ट्रेंटन कहते हैं, जब आप अपने झूठे सेल्फ को छोड़ते हैं तभी आपकी आत्मा को सांस लेने की जगह मिलती है। रीबिल्डिंग आइडेंटिटी। ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि लेटिंग गो केवल पुराना छोड़ना नहीं, नई पहचान को गढ़ना भी है। आप कॉन्शियसली चुन सकते हैं, अब मैं एक सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद इंसान हूं। मैं अपने अतीत का प्रोडक्ट नहीं, अपने चुनावों का क्रिएटर हूं। अध्याय 5 का सार, पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ना असली सेल्फ को दबाना है। बचपन की कंडीशनिंग को पहचानना जरूरी है। खुद को फिर से गढ़ना ही रियल फ्रीडम है। अब एक सवाल जो आत्मा को झकझोर देगा, अगर हम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ सकते हैं तो क्या हम अपनी भावनाओं की ओनरशिप भी ले सकते हैं? क्या अगला कदम यह है कि हम ब्लेम करना छोड़कर पूरी जिम्मेदारी लें? जानने के लिए जुड़े रहिए चैप्टर 6 में, जहां हम बात करेंगे रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप खुद के दर्द के लिए भी जिम्मेदार बनते हैं। अध्याय 6, पूरी जिम्मेदारी लेना, खुद के दर्द के लिए भी। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनिंग योर इमोशंस फुली। आपके जीवन में जो कुछ भी घटा वह शायद आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब उसे पकड़े रहना वो पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। निक ट्रेंटन इस अध्याय की शुरुआत एक बोल्ड स्टेटमेंट से करते हैं, हीलिंग की शुरुआत ब्लेम छोड़ने से नहीं होती, बल्कि ओनरशिप लेने से होती है। ब्लेम का धोखा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्होंने किसी के साथ गलत किया नहीं तो वे जिम्मेदार क्यों बने। ट्रेंटन यहां पर एक शक्तिशाली फर्क समझाते हैं, गलती और जिम्मेदारी एक जैसी चीज नहीं है। गलती उस इंसान की थी जिसने आपको चोट पहुंचाई, लेकिन अब जो आप उस दर्द के साथ कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। ब्लेम सिर्फ आपको विक्टिम बनाए रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्रिएटर बनाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस कंट्रोल। ट्रेंटन इस कॉन्सेप्ट को और गहराई में समझाते हुए बताते हैं कि रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कंट्रोल करें, बल्कि इसका मतलब है आप ये चुनें कि आप किसी भी घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। एग्जाम्पल, किसी ने आपको धोखा दिया, ये आपकी गलती नहीं, लेकिन क्या आप उसी दर्द में सालों तक घुटते रहेंगे? ये आपका चुनाव है। इमोशनल ओनरशिप की ताकत। ट्रेंटन इसे कहते हैं टेकिंग योर पावर बैक। जब आप अपने दर्द, प्रतिक्रिया, व्यवहार और सोच की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बार बार एक ही पैटर्न में फंसना छोड़ते हैं। आप दूसरों को अपने मूड, फैसले और आत्मसम्मान का मालिक बनने से रोकते हैं। आप अपने हीलिंग के रास्ते को खुद कंट्रोल करते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, द ओनरशिप जर्नल। ट्रेंटन एक ट्रांसफॉर्मेटिव अभ्यास बताते हैं। एक पेज लीजिए और लिखिए, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी घटा उसमें मेरा योगदान क्या रहा। 2, किसी पेनफुल घटना को चुनिए, ब्रेकअप, रिजेक्शन, फेलियर। 3, अब बिना ब्लेम किए सिर्फ ये लिखिए कि आपने उसमें क्या सीखा, आपने कैसे रिएक्ट किया और अब आप क्या चुन सकते हैं। हर बार जब आप किसी और को दोष देने लगें तो खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या सीख सकता हूं, मैं इस पर कैसा कंट्रोल ले सकता हूं। ट्रेंटन कहते हैं हीलिंग तब शुरू होती है जब विक्टिम की उंगली अंदर की तरफ घूमती है। इमोशनल फ्रीडम। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेटिंग गो की प्रक्रिया अधूरी रहती है जब तक हम ये नहीं मान लेते कि हमारी खुशियां, हमारे निर्णय और हमारा बदलाव हमारे ही हाथ में है। दूसरे लोग सिर्फ ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट कैसे करना है वो हमारा चुनाव है। अध्याय 6 का सार,
दर्द के लिए ब्लेम करना आसान है, लेकिन फ्रीडम जिम्मेदारी में है। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपने रिस्पॉन्स, हीलिंग और माइंडसेट की पूरी कमान लेना। इमोशनल मैच्योरिटी वही है जो विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकल सके। अब अगला सवाल जो दिल को टटोलता है, अगर हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो क्या हम अपने डर और एंजाइटी को भी फेस कर सकते हैं? क्या अगला कदम है उन भावनाओं को महसूस करना जिनसे हम भागते रहे हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए। चैप्टर 7 में जहां हम बात करेंगे फेसिंग डिस्कम्फर्ट, जो दर्द दबाया था उसे महसूस करने की हिम्मत। अध्याय 7, असली दर्द को महसूस करना, भागने से नहीं अपनाने से मुक्ति मिलती है। फेसिंग डिस्कम्फर्ट, फ्रीडम लाइज इन फीलिंग नॉट फ्लीइंग। आप जिस दर्द को छूने से डरते हैं उसी के नीचे आपकी मुक्ति छुपी है। निक ट्रेंटन। इस अध्याय की शुरुआत एक सीधा लेकिन हिला देने वाला सवाल पूछकर करते हैं। आप किन भावनाओं से डरते हैं? गुस्सा, अकेलापन, शर्म, असफलता? और फिर वो बताते हैं, हम जिन भावनाओं से भागते हैं वही हमें सबसे ज्यादा बांध कर रखती हैं। डिस्कम्फर्ट से भागना, सच से भागना। ट्रेंटन कहते हैं कि इंसान का दिमाग नेचुरली पेन से बचना चाहता है, लेकिन इमोशनल पेन का इलाज अवॉइड करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करना होता है। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर मैंने उस दर्द को महसूस किया तो मैं टूट जाऊंगा, मैं रोने लग गया तो कभी रुक नहीं पाऊंगा। लेकिन सच ये है, जब आप भावनाओं को अलाउ करते हैं वे आपकी शक्ति बनती हैं। जब आप उन्हें दबाते हैं वे जहर बन जाती हैं। अनफेल्ट इमोशंस, अनफिनिश्ड हीलिंग। ट्रेंटन बताते हैं कि जो भावनाएं हम अवॉइड करते हैं वे हमारे शरीर और दिमाग में जमा हो जाती हैं। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस इनमें से ज्यादातर का कारण है। अनछुए भावनात्मक जख्म। अगर आप वाकई लेट गो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें फील करना होगा जिन्हें आपने अनदेखा किया है। इमोशनल रिलीज प्रैक्टिस, फील इट टू फ्री इट। निक एक गहरा और सरल अभ्यास सुझाते हैं। स्टेप 1, सेफ स्पेस बनाएं। एक शांत जगह चुनिए जहां आप अकेले और सिक्योर महसूस करें। स्टेप 2, अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए। कहां टाइटनेस है? दिल भारी लग रहा है? सांस तेज चल रही है? स्टेप 3, उस इमोशन को नाम दीजिए। गुस्सा, डर, उदासी, गिल्ट। स्टेप 4, उस इमोशन से बात कीजिए। मैं तुझे महसूस कर रहा हूं, मैं तुझसे भाग नहीं रहा, मैं जानना चाहता हूं कि तू मुझे क्या सिखा रहा है। स्टेप 5, उसे जाने दीजिए। आंसू आ रहे हों तो रोइए, चिल्लाने का मन हो तो पिलो में चिल्लाइए, बस सप्रेस मत कीजिए। लेट इट मूव थ्रू यू। ट्रेंटन कहते हैं, इमोशन इज जस्ट एनर्जी इन मोशन। जब उसे बहने दिया जाता है वह हीलिंग लाता है। असली स्वतंत्रता का रास्ता। लेटिंग गो का अंतिम सच यही है, फीलिंग्स को अलाउ करना, उनसे दोस्ती करना और फिर उन्हें प्यार से विदा करना। ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अंतिम अध्याय का सार, जिन भावनाओं से हम डरते हैं वही हमें कंट्रोल करती हैं। हीलिंग तभी संभव है जब हम डिस्कम्फर्ट को सहने की शक्ति विकसित करें। इमोशंस को दबाना नहीं, उन्हें पूरी तरह महसूस करना ही लेट गो की असली शुरुआत है। कुछ जरूरी सुझाव, प्रैक्टिकल टेकअवेज। 1, हर दिन कुछ समय अकेले अपने साथ बिताएं। साइलेंस आपके अंदर की सच्चाई सुनने का सबसे अच्छा जरिया है। 2, फीलिंग्स को लेबल कीजिए, जज मत कीजिए। जैसे, मैं अभी निराश महसूस कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हूं। 3, इमोशनल जर्नलिंग शुरू करें। हर दिन लिखिए, आज मैंने क्या महसूस किया, क्यों और इसका मुंह पर क्या असर हुआ। 4, ट्रिगर्स को सिग्नल्स की तरह देखें। जो चीज आपको गुस्सा या दुखी करती है वो अक्सर हीलिंग का दरवाजा होती है। 5, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अकेले हीलिंग करना पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं। किसी काउंसलर, कोच या अच्छे दोस्त से बात करें। 6, सेल्फ कंपैशन को आदत बनाइए। जब आप खुद को जज करने की बजाय समझते हैं, वही लेटिंग गो की जड़ है। अंतिम और जिंदगी बदलने वाला सवाल, अगर अब आप अपनी भावनाओं से भागना बंद कर दें तो आप कौन बन सकते हैं? अगर डर, शेम और गिल्ट से आजादी मिल जाए तो क्या वो असली आप
बाहर आ पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको सोचने, समझने या बदलने की कोई नई दिशा मिली हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही किताबों से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली सीखें लाते रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार या उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी भी अपने पुराने दर्द को छोड़ नहीं पा रहा है। शायद यही वीडियो उसकी नई शुरुआत बन जाए।